जय श्री कृष्ण। आप सभी हमारे प्यारे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने चैनल उत्कर्ष यूजीसी नेट पर। मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य को लेकर के, आपके पेपर सेकंड को लेकर के। नेट जीआरएफ का सेकंड पेपर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा आज का टाइटल भी यही है, हिंदी साहित्य सिलेबस के बारे में आज हम विस्तार से बड़ी चर्चा करने वाले हैं। और सच्चाई तो यही है, देखिए मेरे सच्चे यानी कि हृदय से यही बात आपसे कहूंगा, जब पाठ्यक्रम समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए पास होने की गारंटी बढ़ जाती है। और यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत होती है कि हम हमारे किस तरीके से यानी कि नए मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, हमारी मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं, हमारा लक्ष्य हमको मिलने वाला है। और उन सभी लक्ष्यों में से एक लक्ष्य आपका निर्धारित है, वह है नेट जेआरएफ की परीक्षा। क्योंकि आप जानते हैं हमारा उद्देश्य एक ही है, नेट जेआरएफ परीक्षा पास करके आप पीएचडी में दाखिला लेंगे तो महीने के आपके 50-60 हजार रुपए चालू हो जाएंगे। और साथ ही में कॉलेज लेक्चर बनने का एक सुनहरा सपन होता है, अर्थात पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत आप कहीं पर भी कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। तो उसके लिए जो पात्रता परीक्षा है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। आइए जरा देखिए तो हाँ, तो जैसे कि मैंने आप सभी प्यारे मित्रों को बताया था कि हमारा जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे थे, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मेरे प्यारे मित्रों आपके दो पेपर हुआ करते हैं। इसका एक का नाम है आपके प्रथम प्रश्न पत्र, ये देखिए पहला जो पेपर है, और ऐसे ही दूसरा है आपका सब्जेक्ट वाला यानी विषय वाला, तो वो है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र। ये देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आपका पहला प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत आपके 50 सवाल आएंगे, 2 अंक का एक सवाल होगा, कुल अंक निर्धारित हैं 100 अंक। और इधर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें 100 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल के 2 अंक निर्धारित हैं, कुल अंक आपके निर्धारित हो गए हैं 200 अंक। ये देखिए इसको आप पढ़ोगे 200 अंक के लिए और इसको आप पढ़ोगे केवल 100 अंक के लिए। तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण भूमिका आपके सब्जेक्ट की ही रहने वाली है, आपकी विषय की ही रहने वाली है। जहां तक मैं तो ये समझता हूं कि इसको 300-400 अंकों का कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं। लेकिन स्तर बड़ा उच्च है, आप कॉलेज लेक्चर बनने का आपका सपना साकार होने वाला है इसके माध्यम से। क्योंकि जब आप इन 200 और 300 यानी कि कुल अंक यदि हम बात करेंगे, कुल अंक है हमारे 300, और इस 300 में से यदि आपके अपने यूं मान लीजिए, लगभग यूं समझ लीजिए कि आपके 210 अंक के आसपास, कुल आपके 200 अंक के आसपास आपके यानी कि परीक्षा में अंक आ जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी नेट जेआरएफ परीक्षा पास हो ही जाएगी। हर बार होगी ये और गारंटी है, हर बार होगी, कभी फेल हो ही नहीं सकते, ये समझिए। अब देखिए मैंने इससे पूर्व कक्षा में एक बार चर्चा की थी आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से कहां से कितने कितने अंक आने हैं, वहां पर मैंने फर्स्ट पेपर से संबंधित चर्चा की थी। आज मैं लेकर के आया हूं आपके सब्जेक्ट हिंदी, आपके सब्जेक्ट हिंदी यहां पर यानी कि हिंदी साहित्य का जो आपका पेपर होने वाला है, इसके अंक निर्धारित हैं आपके 200 अंक। हाँ, आइए मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ में हम चर्चा करते हैं हमारे सिलेबस की, हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ, हमारे सपनों को साकार करने वाली परीक्षा और शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा पद कॉलेज लेक्चरर। ये देखिए, अर्थात आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर पहुंचने का एकमात्र आधार आपका तय करने वाला है, यानी कि ये पाठ्यक्रम आपको तय कर देगा कि आप कॉलेज लेक्चर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसी के आधार पर आपके कॉलेज लेक्चर की जो परीक्षा होगी वह भी इसी के आधार पर, इसी की मिलीजुली आपके सिलेबस के साथ होती है। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप क्या है देख रहे हैं, आपकी स्थिति आपके समक्ष है, आपको कॉलेज लेक्चर बनाने वाला यही एक अपने आप में क्या है सपना है। और यही सपने को साकार करने के लिए आपकी मेहनत जब आप इस रूपरेखा में करने लगेंगे तो आप अवश्य बन जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आइए इसी सिलेबस के अंतर्गत मैं आपसे कुछ विधिवत आपके तरीके से आपके विधि पूर्वक आपसे कुछ चर्चा ही करता हूं। और इन चर्चाओं में से एक चर्चा हमारी है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए, एक बात और बताता हूं मैं
आपको कि ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के हमारे 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे मित्रों? हमारे 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं और आपके कुल अंक 200 हैं। और इन 100 प्रश्नों के लिए आपके 10 इकाई खंड बनाए गए हैं। कितनी इकाई? 10 इकाई बनाई गई है। और इन 10 इकाइयों से प्रत्येक इकाई से आपके 10 प्रश्न बनेंगे। ये ध्यान रखिए, प्रत्येक इकाई से 10 प्रश्न बनेंगे। पक्की बात है, रोल तो इसी का ही है, हिंदी साहित्य का ही, इसमें कोई आपकी शंका नहीं है। टॉपिक तो सारे सब कुछ ही हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समझ, सब कुछ है, सब कुछ है, कारक, विभक्ति, सब कुछ है। लेकिन इसी के अंतर्गत प्रत्येक इकाई के 10 प्रश्न निर्धारित हैं, जो आप कभी कभी परीक्षाएं देते हैं, जैसे राजस्थान में देंगे आप, मान के चलिए, और आप कहीं पर आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं दिया करते हैं, तो वहां पर तो आपके जैसे कि व्याकरण का बहुत बड़ा भाग आ जाता है। और उस व्याकरण के बड़े सारे भाग में से आपके यानी बहुत सारे अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ विषम और कुछ उल्टा होने वाला है। यहां पर आपके टॉपिक बहुत ज्यादा होंगे और सिलेबस बहुत ज्यादा है, और उसमें से अंकों की मात्रा सबके हिस्से में कम 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 से आने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां पर सपना भी हमारा कॉलेज लेक्चर बनना है, यहां पर नेट जीआरएफ की परीक्षा को पास करना है, और वहां सपना अपना केवल सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक ही चलना है। तो दोस्तों आइए, ये निर्धारित है कि 10 इकाइयां हैं, 10 इकाई में से प्रत्येक इकाई में से 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। कुल मिलाकर के मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक इकाई 20 अंक की है। कुल मिलाकर के मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक इकाई आपके 20 अंक की है। ये ध्यान रखिए। हाँ, अब जरा देखिए, आइए आगे की ओर चलते हैं। हमारी पहली इकाई है ये वाली जो आप देख रहे हैं। इस इकाई के मेरे प्यारे मित्रों आपके 10 प्रश्न तय हैं, और इन 10 प्रश्नों का मतलब है आपकी 20 अंक की इकाई है। ये कितने अंक की इकाई है? आपकी 20 अंक की आपकी इकाई है। और इसमें से पहला बिंदु है आपका हिंदी भाषा और उसका विकास। ये वर्तमान में आपका सिलेबस है। मैं आपको फिर कहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बात को भूल मत जाना। ये जो परीक्षा आपकी होने वाली है, इसी पाठ्यक्रम में से कम से 3 से 4 सवाल तो ऐसे बनेंगे तो आपके सिलेबस का ही नाम आएगा, यानी जो लिखा हुआ है ना, यही नाम आने वाला है। ये ध्यान रखिए, ये जो लिखा हुआ है वही नाम आने वाला है आपकी उस परीक्षा के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा होगी। ध्यान रखिए। तो मैं आपको फिर अवगत करा देता हूं कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंतर्गत नेट जीआरएफ के सिलेबस में आप हर परीक्षा में कोई सी परीक्षा दे लो, कम से कम 5 सवाल मिल जाएंगे, सिलेबस में से ही मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, आगे पढ़ने के अंदर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं पर 5 सवाल मिल जाते हैं। आइए जरा देखिए कौन कौन से हमारे बिंदु हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये देखें हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इनमें से आपके फिर आपके मध्यकालीन आर्य भाषाएं, फिर हमारी पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश और हमारा अवहट्ट। ये देखिए हमारा क्या है, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। कुल मिलाकर के मैं आपको यहां पर समझाना चाहूं तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर समझाना चाहूंगा। अब वो छोटी सी बात क्या समझाना चाहूंगा, जरा आप ध्यान से देखना। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि आप ऐसे समझो, हमारे देश के अंतर्गत सर्वप्रथम हमारी जो भाषा थी वह है वैदिक संस्कृत, और इस वैदिक संस्कृत से जो हमारी भाषाएं विकसित हुई वह आपकी लौकिक संस्कृत, और इस लौकिक संस्कृत से जो हमारी भाषा विकसित हुई उसका नाम है पाली। पाली से जो विकसित हुई उसका नाम है प्राकृत, और प्राकृत भाषा से विकसित हुई उसका नाम है आपके अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा से जो विकसित हुई वह है आपकी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का कार्यकाल 10वीं शताब्दी के अंत से लेकर के और आपके 11वीं शताब्दी के आपके प्रारंभ से आपके प्रारंभ माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आपके 993 ईस्वी से, यानी कि विक्रम संमत 1050 के आसपास आपकी हिंदी का उद्भव और विकास माना जाता है।
अब आइए इससे पहले के अंतर्गत हम बात करें तो इससे पहले है अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। तो जब आप श्रेणीवार चलते हैं तो आप यूं मान के चलो कि आपके ईसा पूर्व लगभग 2500 के आसपास, समझ रहे हैं आप, ईसा पूर्व यानी कि 2500 वर्षों के पहले पहुंच चुके हैं। और 2500 वर्षों से यहां तक आएंगे तब आपके पास 2000 आ जाएंगे, और 2000 से यहां पर आएंगे तो ऐसे करते करते यहां तक आएंगे तो आपके 1000। तो कुल मिलाकर के हर श्रेणी में आप अपनी इनकी यानी कि वर्षों को घटाते आइए, और जैसे घटाते घटाते यहां पहुंचेंगे तो यहां से 0 से आप चालू हो जाएंगे। तो 0 से 500 तक प्राकृत, और 500 से एक आपके 1000 तक क्या है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में आगे चलकर चलेंगे तो आपकी हिंदी भाषा। कुल मिलाकर अब ये जो हमारी भाषाएं विकसित हुई ये कौन कौन सी लिपि से हुई? पहली बात, कौन कौन से अपभ्रंश से आपके यानी कि उद्भव और विकास हुआ है? कौन सा अपभ्रंश है, कौन सी हमारी लिपि है, इनके संबंधित सारी सब कुछ चर्चा आपके साथ होनी है, क्योंकि हिंदी का उद्भव और विकास आपके सोर्स यानी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश, इन तीनों से मिलकर ही हुआ है। आगे बात समझ। अब इनसे पहले तो वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आ जाएंगे, ये प्राचीन आर्य में आएंगे, यहाँ के समकालीन जितनी भाषाएं हैं। आगे बात समझ में यहां तक सोई। तो आपकी देखिए फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं भी ये मध्यकाली वाली यही रहेगी। आगे बात समझ में। अब इसी के आगे चलते जाइए तो पाली प्राकृत सब कुछ आपके आ जाएगी। यहां तक तो आप देखेंगे संस्कृत का स्वरूप, और यहां से शब्दों का स्वरूप बिगड़ता हुआ चालू होगा, यहां पहुंचते पहुंचते एकदम बिगड़ जाएगा। मतलब 2500 ईसा पूर्व को जब हम बांटते आएंगे, 2500 ईसा पूर्व को जब हम बांटते आएंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, और यहां पर 0 आएगा। 0 के बाद में वापस देखिए आप यहां तक 0 से आप यहां पर पहुंचे तो 0 से लेकर 1000 तक आपके अपभ्रंश, और 1000 से आगे से हिंदी भाषा। बात समझ। तो हिंदी का कार्यकाल बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन इतिहास तो पुराना है ना। इस इतिहास में से हमको मोती चुनने पड़ेंगे। बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक हमारा सिलेबस है, इस विस्तार पूर्वक सिलेबस में से हमको यानी कि मोती चुनने हैं। हाँ, अब जरा देखिए भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो हमारी हिंदी का जो क्षेत्र है, जैसे कि हमारे पूर्व हिंदी कह लो, पश्चिमी हिंदी कह लो, पहाड़ी हिंदी कह लो, राजस्थानी कह लो, जिस तरीके से हम बांटने लगते हैं तो वो आपकी हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, ये आपकी पूर्व हिंदी, और ये पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। जैसे कि हम बांटते हैं आपके वर्गीकरण करने लगते हैं तो हिंदी भाषा उद्भव विकास के अंतर पूर्व हिंदी में बिहारी वाली आ जाएगी। और फिर हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी, तो उसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये वाला भाग आ जाएगा है। और फिर हम बात करते हैं तो आपकी पूर्वी हिंदी हो गई, राजस्थानी में हम राजस्थानी वाली भाषा आ जाएगी, जो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, जिससे आप यानी कि मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी इन नामों से पुकारोगे, तो वो सब इसी क्षेत्र में, तो उनका अध्ययन करेंगे। और खड़ी बोली आपकी ब्रज भाषा और अवधी, ये पूर्व पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र की भाषाएं। ये खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, ये सब कुछ किस में मिलेगी? पश्चिमी हिंदी में मिलेगी। तो आपको वहां से इनको पढ़ेंगे। और हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदी को किस किस नाम से पुकारा गया है, कैसे कैसे नाम दिए गए हैं, वो सभी चर्चा के विषय यहाँ पर रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर रहेंगे। तो इनका आपका हम अध्ययन करेंगे। और फिर आपके हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था और आपकी खंडे खंडेतर व्यवस्थाएं, और फिर आपकी हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, यानी कि वर्णमाला कह लीजिए एक तरीके से। आप जो वर्णमाला आप पढ़ेंगे ना वो वर्गीकरण यही आएगा। हिंदी की शब्द रचना, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये देखिए। हिंदी का स्वरूप रचना, जिसमें लिंग, वचन और कारक, और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और हिंदी की वाक्य रचना। तो ये तो पूरा भाग आपके व्याकरण का ही हो गया। ये तो पूरा भाग किसका है? व्याकरण वाला हो गया, ये ध्यान रखिए। और हिंदी भाषा के विविध रूपों में बोली, और हिंदी का मानक रूप आपकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, आपके संचार के माध्यम, और हिंदी कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक,
और फिर आपके जो आपके राज्य क्या विधानसभा और विधान परिषद की जो भाषा होगी, आपके यानी कि लोकसभा और आपके कार्य प्रणाली की जो भाषा होगी, उच्च न्यायालयों की जो भाषा होगी, उनकी सबकी स्थिति, संवैधानिक स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। राष्ट्रभाषा को हम किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो अनुसूची 8 के अंतर्गत आपके यानी कि क्या महत्व है हमारी हिंदी भाषा का। राजभाषा वाली बात यही संवैधानिक स्थिति में ही आ जाएगी। मानक भाषा हमारी हिंदी, मानक रूप वर्तमान में क्या ग्रहण किया जा रहा है, कौन कौन सी ध्वनि, तो इसका संबंध हल्का सा व्याकरण से ज्यादा है, और भाषा के विविध रूप, तो कुल मिलाकर के ये संविधान वाला भाग रह गया। हाँ, और ये देखिए देवनागरी विशेषता और मानकीकरण, तो मानकीकरण तो ये तो वर्णमाला वाला भाग रह गया। तो कुल मिलाकर के पूरा जो भाग है ना, ये आपकी यानी किसका है, ये आपके व्याकरण वाला रह गया लगभग। यदि हम बात करेंगे तो व्याकरण वाला सा भाग रह गया है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए लगभग यहां पर हमने देखे कि हमारे लगभग 6 बिंदु बने हुए हैं। तो मान के चलिए 6 बिंदुओं में से आप ऐसे समझ के चलो मोटे मोटे तौर पर कि आपके एक सवाल तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं में से आ जाएगा, दूसरा सवाल राजभाषा राष्ट्रभाषा इनके रूप में से आ जाएगा दूसरा सवाल, और आपके 2 सवाल यहां से बन जाएंगे, इस वाले भाग में से 2 यहां से बन जाएंगे, और 2 ही आपके यहां से बनेंगे, 2 ही यहां से बन जाएंगे, 1 सवाल यहां से बन जाएगा। तो ऐसे करके आपके 10 सवाल आपकी पहली इकाई में से बनेंगे। ये इस तरीके से सवाल तैयार करने हैं। अब आपको देखना है कि इस पूरे भाग को एक सवाल के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। 2 भी बन सकते हैं, मना किसी बात की नहीं है कि साहब इसमें 2 तो हमसे क्यों पूछ लिए, हम बाहर कर देंगे, नहीं साहब हम तो हड़ताल पे बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि यहां से हम देख रहे हैं ना कि यहां से यहां तक जब हम आते हैं, यहां से यहां तक आते हो कितना बड़ा भाग है, सवाल एक ही है या 2 सवाल बन जाएंगे, मान के चल 3 भी पूछ सकता, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन बात है कि सब में इस बिंदु सवाल तो सब में से आएंगे। तो जरा आइए, आखिर इसका संबंध तो इसी से है ना, तो कुल मिलाकर 3 सवाल आपके बन जाते हैं। आइए इकाई 2 की हम बात करते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत शुद्ध रूप से हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास यहां पर आना है, और इसमें वर्तमान में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्य की प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन रासो साहित्य, और फिर आपके आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, और ये नाथ साहित्य, और अमीर खुसरो की हिंदी कविता यानी कि उनकी पहेलियां मुकरियां, और विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य, और आपके फिर भक्ति काल आ गया। तो कुल मिलाकर के आदि काल में से कुछ, पहले तो नंबर पर यह देखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके अंदर हम इतिहास को किस तरीके से लिखेंगे, हमारे इतिहास दर्शन के यानी कि कौन कौन से हमारे आधारभूत ग्रंथ है, किन किन विद्वानों ने इतिहास लेखन का प्रयास किया है, और कौन कौन सी शैली में लिखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और किस किस विद्वान का क्या क्या मंतव्य रहा है प्रत्येक ग्रंथ के बारे में, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यानी कौन से इतिहास हम जैसे हम आज पढ़ रहे हैं, तो हमको पता कहां से लगा, हमको पता कहां से लगा कि साहब यहां पर यह है, इन आदमियों ने आपकी रचना लिखी है, तो उनका कोई स्रोत तो होगा ना, इन कवियों ने लिखी, इन लेखकों ने लिखी है, इन रचनाकारों ने कृतियां लिखी है, हमको पता कैसे लगेगा। तो उनके बारे में जानकारी देने वाले जो ग्रंथ हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे, और फिर समुचित लेखन पद्धति यहाँ आ जाएगी, फिर विभाजन करने वाले, तो कुल मिलाकर यहाँ तक आदिकालीन मान लो आप। हाँ, लेकिन फिर देखिए आपके 4 बिंदु हो गए हैं। फिर आपका भक्ति काल, भक्ति काल में सब कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या भक्ति काल मुख्य रूप से 2 भागों में है, एक तो निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। सगुण शाखा में राम भक्ति धारा और एक आपके कृष्ण भक्ति धारा, और आपके निर्गुण शाखा के अंतर्गत आपके सूफी काव्य और आपके साधु वाला, यानी कि यूं कह लीजिए कि आपके प्रेमाश्रय काव्य धारा, और एक आपके क्या हो जाना है यानी कि ज्ञानाश्रय काव्य धारा, यानी कि संतों वाला ज्ञानाश्रय, और प्रेम आपके सूफी कवि वाला सूफी का आपके यानी कि प्रेमाश्रय। तो वो चारों इसमें आएंगे भक्ति काल में से, ध्यान रखिए। और फिर है भक्ति आंदोलन के उदय और सामाजिक सांस्कृतिक कारण, कुल मिलाकर के थ्योरेटिकल पार्ट सा हो गया, यानी कि विशेषताओं वाला कि वहां की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, सामाजिक कारण क्या रहे हैं, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या है, उनका अंतर प्रादेशिक आपके विशिष्टता क्या है उनकी है,
और फिर आपके भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। फिर आलवार संतों का भक्ति काव्य में क्या योगदान है, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनका वैचारिक आधार कौन कौन सा है, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, यहां तक भक्ति काल है आपका, यहां तक क्या है, भक्ति काल है। फिर आइए रीति काल की बात करते हैं। रीति काल के अंतर्गत आपके तीनों धाराएं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, तीनों इसी में आएगी। हाँ, जिनके अंतर्गत आप केशव है, चिंतामणि है, तो आपके यानी कि मतिराम है, भूषण है, दूल्हे कवि है, समझ रहे हैं, आपके यानी कि भिखारी दास है, देव कवि हैं, समझ रहे हैं, आपके यानी कि पद्माकर कवि है, आपके ठाकुर जगमोहन सिंह है, सब बद्ध में आएंगे। मुक्त में आप जाते घनानंद, आनंद, बोधा ठाकुर, आपके मुक्त में आ जाएंगे। सिद्ध में जैसे कि आपके नृप शंभु है, बिहारी लाल जी है, वो सिद्ध में आएंगे। तो इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे रीतिकाल में। और अब देखो रीतिकाल में और क्या है, रीति सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हाँ, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, सबका अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन कवियों, ये आपके बद्ध वाला ये आचार्यत्व है, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु, पूर्व हिंदी गद्य। हाँ, अब ये आधुनिक काल पर आ गए रीतिकाल, यहाँ तक रीतिकाल ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रीतिकाल ये। अब आधुनिक काल में देखिए, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु के पूर्व का आपके यानी कि हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। यानी जहां से हमारे गद्य लेखन प्रारंभ हुआ, आपके भारतेंदु युग से पूर्व से चालू हो गया था, तो वहां से लेकर सब कुछ इसमें, जो आपके हिंदी साहित्य का संक्रांति काल आता, वो भी इसी में आ जाना है। हाँ, अब इसी के आगे देखिए, फिर आपके जैसे कि भारतेंदु युग को हम यहाँ पर बांट चुके हैं, भारतेंदु, ये पूरी भारतेंदु युग की बात आ जाएगी। फिर आपके दूसरा युग, हमारे हिंदी साहित्य विभाजन को हम दो भागों यानी कि कई भागों में बांटते हैं। उनमें से देखो, जैसे कि आधुनिक काल को जब हम बांटने लगते हैं, कौन से काल को, आधुनिक काल को, तो आधुनिक काल को जब हम बांटने लगते हैं तो सर्वप्रथम जो बात आती है वो भारतेंदु युग की आती है। भारतेंदु के नाम पर ये पढ़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा आपका द्विवेदी युग, ये देखिए द्विवेदी युग। और इसी के आगे फिर आपके छायावाद युग, ये देखिए छायावाद युग। और इसी के आगे चलेंगे तो आपके इसी के समकालीन चलेगी राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इसी के समकालीन चलेगी। और इसी के साथ में फिर चलेंगे छायावाद के बाद में तो हमारा प्रगतिवाद आ जाएगा। प्रगतिवाद से आगे की ओर चलेंगे तो हमारा प्रयोगवाद आ जाएगा। फिर प्रयोगवाद से आगे की ओर चलेंगे तो हमारी नई कविता आ जाएगी, नई कविता। और नई कविता से आगे की ओर चलेंगे तो आपके 60 के दशक की, 80 आपके 70 के दशक की, 80 के दशक की ये कविताएं जब आने चालू हो जाएगी तो ये पूरा आपका पद्य है। तो द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, हिंदी नवजागरण, आपके सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, सरस्वती पत्रिका की बात करें यहाँ पर ध्यान रखना। और स्वच्छंदतावाद उनके प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। तो स्वच्छंदतावाद तो आपके छायावाद से संबंधित रहेगा, ध्यान रखना। तो जैसे कि स्वच्छंदतावाद की हम बात करेंगे तो उसका संबंध सीधे सीधे छायावाद से ही रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपके उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, छायावादी की प्रमुख काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से, प्रसाद पंत निराला, बात समझ रहे हैं आप, आपके महादेवी वर्मा, ये सब इसी में आनी है। प्रगतिवाद की अवधारणा, फिर इसके पश्चात प्रगतिवाद चालू हो जाएगा, ये प्रगतिवाद है जो यहाँ पर लिखा है। फिर प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि आ जाएंगे। फिर प्रयोगवाद आ जाएगा, नई कविता आ जाएगी, नई कविता के कवि आ जाएंगे, समकालीन कविता आ जाएगी। और आपके समकालीन कविता के अंतर नई कविता और समकालीन में सब आ गई, कौन कौन सी, आपके जैसे 70 की दशक की, 80 दशक की, तो वर्ष 2000 तक की कविताएं सब शामिल है। पहले लिखकर का टिप्पणी कर रखी है, कहाँ तक की पूछना है कि 2000 तक की। और समकालीन साहित्य पत्रकारिता, अब समकालीन लिखकर के ये भी स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में कोई लेखक की कोई प्रसिद्ध करती है तो वो भी पूछ सकते हैं। अब पत्रकारिता का वर्तमान में क्या महत्व, वो भी इसी में आ गया है। और फिर आइए हिंदी गद्य की विधाएं, कुल मिलाकर के साहित्य परंपार है, यही सब कुछ है जो आप पढ़ रहे हैं। नेट जीआरएफ निकालने के लिए यही सब कुछ है। अब देखो कैसे,
हाँ, आपके भारतीय उपन्यास की अवधारणा, यानी कि हमारे गद्य साहित्य के अंतर्गत हम क्या क्या बांटते हैं। हम गद्य साहित्य को जब बांटने लगते हैं तो हमारे उपन्यास कह लीजिए, है उपन्यास कह लीजिए, फिर आप नाटक के अंतर्गत बांटेंगे, फिर आप इसको कहानी के अंतर्गत बांटेंगे, फिर आप इसको रेखा चित्र के अंतर्गत बांटेंगे, फिर आप इनको संस्मरण में बांटेंगे, संस्मरण में ये, और फिर संस्मरण से आगे की ओर हम बात करेंगे तो फिर आपके यानी कि निबंध में बांटेंगे, निबंध, ये निबंध के आगे फिर डायरी लेखन में बांटेंगे, डायरी लेखन के अंतर्गत है, और फिर हम के बात करेंगे तो कहानी, नाटक, उपन्यास, आपके रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी, समझ रहे हैं। ये सब कुछ आपकी इसी के अंतर्गत मिलने वाली है। ये क्या है, सब कुछ आपके इसी में मिलने वाले हैं। तो इन सबको पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आ जाएंगे आपके, हाँ यहाँ पर क्या है आपके अलग अलग आ जाएंगे सारे के सारे। तो फिर देखिए आपके प्रेमचंद के उपन्यास को बांटने लगेंगे तो उपन्यास को इस तरीके से बांटेंगे। उपन्यासों में प्रसिद्ध कौन है, हमारे प्रेमचंद जी हैं, तो प्रेमचंद जी के नाम से ही उपन्यासों को बांट देंगे। तो प्रेमचंद जी के पूर्व के, प्रेमचंद के तत्काल के, प्रेमचंद के बाद की, ये लो, ये उपन्यासों का विभाजन हो गया, समझ रहे हैं। तो आपके पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद के परवर्ती यानी उनके बाद वाले उपन्यास, ये भी 2000 तक के आपसे पूछे जाएंगे, 2000 तक के आपसे पूछे जाएंगे। इसी के आगे देखिए हिंदी कहानी की बात करते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास जहां से चालू होगा, यानी कि आपके भारतेंदु युग से पहले चालू हो जाती है। तो आपके 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानियां, 20वीं सदी में सब कुछ आ गया, 2000 ईस्वी तक कंप्लीट आ गया। और उसके प्रमुख कहानीकार आपके इसमें आएंगे, कहानियों में कौन कौन से आंदोलन चले हैं सब इसमें आएंगे। हाँ, और उपन्यासों में और कहानियों में बांटने लगेंगे तो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे दलित वर्ग की कहानियां, आपके मनोज विश्लेषणवादी कहानियां, मार्क्सवादी कहानियां, समझ रहे हैं, स्त्री आपके यानी कि स्त्री आलोचक कहानियां, स्त्री विमर्श कहानियां, बहुत सारी बातें। हिंदी नाटक में नाटक, रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद, आपके प्रसादोत्तर युग। आप नाटक में मुख्य कौन है, आपके भारतेंदु प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु जी के पश्चात आपके कौन प्रसिद्ध हुए हैं, भारतेंदु जी के पश्चात आपके नाटकों के अंतर्गत प्रसाद जी पर आपके मशहूर हुए हैं। तो दोनों के नाम से नाटक का विभाजन हो जाएगा, यानी पूर्व भारतेंदु युग वाले हो जाएंगे, आपके प्रसाद हो जाएंगे, प्रसाद के बाद वाले हो जाएंगे। फिर 60 के युग के फिर नए नाटक और प्रमुख नाट्यकर्ता और उनके नाटककार, ये भी 2000 ईस्वी तक। और हिंदी की एकांकी, ये एकांकी नाटक का ही एक भाग होता है, ध्यान रखना। हाँ, एकांकी क्या है, नाटक का ही एक भाग होता है, लेकिन अलग से पढ़ेंगे। देखो दिया भी आपके अलग से। हिंदी रंगमंच, हिंदी विकास के चरण, हिंदी के लोकमंच और नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ जो नाटक कौन से होते हैं, जो अपने गेले चौराहों पर, आपके रास्तों पर, जो अपने रास्तों पर, चौराहों पर, जब अपने देसी भाषा में बोलते हैं गेला कमाया नाटक हो रहा, तो वो नाटक जो हो रहे होता है ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब वो उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा ना, वो इसकी बात आएगी। हिंदी निबंध की बात करें तो हिंदी निबंध में उद्भव और विकास, हिंदी के निबंध प्रणाली, हिंदी का निबंध का उद्भव और विकास कहाँ से चालू हुआ है, किस तरीके से आपके चलेगा, वो सब कुछ इसी में आना है। हाँ, अब इसी के अंतर्गत फिर देखिए आपकी बात करते हैं हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में जब आप देखते हैं हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये आपके समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक, ये ध्यान रखिए। तो आलोचना भी आपके यानी कि सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, आके थोड़ा सा याद करना इनको कठिन जरूर रहेगा आपको, आलोचना को याद करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। लेकिन आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण और आपके निबंध, ये आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आप मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आप जितना लिख लिख करके पढ़ोगे ना उतना ही आपके अंक बढ़ रहे हैं, समझ लो। आपकी नेट जीआर परीक्षा की पास करने की गारंटी ये है कि आप कम से कम 200 राइटरों तो ऐसे याद कर लो, 200-300 जिनका जन्म काल आपको याद हो, जो मैं आपको मोस्ट जब पढ़ाऊंगा टिक लगवा दूंगा। और कम से कम आप 500 ऐसी रचनाएं याद कर लो जिनका समय आपको पता होना चाहिए। और 500 रचनाएं ऐसी याद करनी है हमको जिनके अंतर्गत उनका पात्र क्या है, उनकी आपकी विशेषताएं क्या है, किस आधार पर लिखी गई है, ये याद करना है। ये आ जाते हैं, बताओ निम्न सवाल, ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, कौन सा नहीं है, बताओ निम्न में से मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन सा है या नहीं है, निम्न में से मनोविश्लेषणवादी नाटककार कौन सा है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, ध्यान रखिए। है बाल मनोविज्ञान पर आधारित निम्न में से ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसे सवाल बहुत आ जाते हैं।
हाँ, इसी के आगे देखिए आपके हिंदी कहानी ये हो ही गया आपका। और अब देखिए हिंदी आलोचना, हिंदी की गद्य विधाएं, तो इसमें देखो रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, ये आत्मकथा भी और जीवनी भी और रिपोर्टाज भी, ये तीनों के तीनों बिंदु हाँ इसी में आने, ध्यान रखिए। आपके कौन कौन से, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, कुछ भी नहीं छोड़ा यूं समझ लो। यानी कि यहाँ पर जो हम लिख रहे थे इसमें आत्मकथा भी ऐड कर दो, आप चाहो तो आत्मकथा भी ऐड कर दो, जीवनी भी ऐड कर दो और रिपोर्टाज भी ऐड कर दो, और आपका यात्रा साहित्य, ये कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ आ गया आपका। ये देखिए नेट की परीक्षा पास करना होती बहुत कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन जब यदि आपकी रणनीति सही है तो आप उसको पास कर जाओगे बड़े आसानी से। मतलब ट्रिक वाला जुगाड़ हो गया एक तरीके से पास करना। अब उसमें मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ा भयंकर ऐसा कोई मामला है नहीं कि हमको याद नहीं होगा, कि सब हमको बच्चे में बताया कि 300-400 का जन्म काल याद रखना है, 500 का आपके लगभग आपके समय याद रखना है, समझ रहे, 500 की रचना, उसमें हो जाती है पास। ये तो हम भी जानते हैं कि 100 में से 100 सवाल तो हल नहीं हो सकते, लेकिन ये तो पक्की बात है ना कि कम से कम हमारे जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों में से कम 70-80% सवाल तो हमको आने चाहिए। अब जरा देखिए यहाँ तक आ गए हम। हाँ, अब इसी के आगे की ओर देखो, आपकी हिंदी के प्रवासी साहित्य। अब प्रवासी साहित्य कौन सा, जो भारत देश से बाहर के लोग, जैसे कि आप जानते हैं त्रिनाद टैगोर, इनके अंतर्गत हिंदी बोली जाती है मॉरिशस में यहाँ पर, तो वहां के कौन कौन से राइटर हैं, वहां के कौन कौन से लेखक हैं जो हिंदी लिख रहे हैं, तो उनका एक सवाल आपसे पक्का पूछा जाता है, वो तो आएगा, वो फर्स्टग्रेड हिंदी साहित्य फर्स्टग्रेड में आ जाता है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट वाले, यहाँ तो पूरा रस का निचोड़ है एक तरीके से, तो ये तो आउट ऑफ निकलने का मतलब ही नहीं होता है। आइए इसी के आगे बात करते हैं। हाँ, फिर हमारी इकाई थर्ड है। हाँ, तो वो जो बिंदु था ना, हमने ये जो पढ़ा है कुल मिलाकर के, ये जो इकाई 2 पढ़े है ना हमने, इस इकाई में से आप ऐसे समझ के चलो कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, यही आपके शेष इकाइयों में है। यानी कि कुल इकाई कितनी हमारी 10 इकाई है, तो यह जो इकाई नंबर 2 है ना, यही इकाई आपकी संख्या 2 सब में शामिल है, द्वितीय वाली। कुल मिलाकर के इसका अध्ययन हो जाएगा ना जिस दिन आपका दूसरा पूरा, तो समझ लो सारे भाग पूरे हो जाएंगे। कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, ये ध्यान रखना, जब इकाई नंबर 2 पूरा हो जाता है तो समझ जाइए कि इकाई नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन 3 का संबंध हमारे साहित्य शास्त्र से है, मतलब यूं कह लो कि मोटे मोटे तौर पर काव्य शास्त्र से है। वर्तमान में हमारे काव्य शास्त्र का नाम ये प्रचलन में आ गया है, साहित्य शास्त्र। अब साहित्य शास्त्र नाम इसलिए दिया गया, काव्य शास्त्र तो ऐसा लगता है जैसे केवल कविताओं के सौंदर्य और उनके चरणों की, उनके अंगों की ही बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर साहित्य में तो विधाएं जबकि बहुत सारी हो गई, उपन्यास, नाटक, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, जीवनी, ये सभी ये भी तो साहित्य है ना। तो इनके भी तो लिखने का कोई आधार होता होगा, उनके लिखने की भी तो कोई पहचान होती होगी। ये जो पहचान है, लिखने का जो आधार है, यही आधार आपके साहित्य शास्त्र के नाम से संबोधित करने लग गया, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। अब इसमें सबसे देखिए, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, ये तो आपको हर परीक्षा मिलेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो तब भी मिलेंगे, और सेकंड ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड में नहीं आएंगे, लक्षण तो आ जाते हैं, काव्य हेतु प्रयोजन नहीं आते। फर्स्ट ग्रेड देंगे तब भी मिलेंगे, और कॉलेज लेक्चर देंगे तब भी मिलेंगे, नेट, जीआरएफ और सेट देंगे तब भी मिलेंगे। केवीएस, आप यूं समझ लो कि जब नेट जीआरएफ की तैयारी आपकी हो गई ना, तो यूं समझ लीजिए, देखो आप, मैं जैसे मैं बात करूं तो आप केवीएस फर्स्ट ग्रेड, आपकी एनवीएस फर्स्ट ग्रेड और आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, कोई सी भी पीएससी की ले लो, आप कोई सी भी पीएससी ले लीजिए जिसकी फर्स्ट ग्रेड आती हो, समझ रहे हैं, और आपके सेकंड ग्रेड कोई सी भी आपकी पीएससी की सेकंड ग्रेड ये भी ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, समझ रहे हैं, ये सब कुछ ले लीजिए सारे के सारे, और आपकी जितनी परीक्षाएं उनकी सेट वाली ले लीजिए, और आपके कॉलेज लेक्चरर वाली भी ले लीजिए। ये देखिए, ये सब परीक्षाएं इस सिलेबस में आ जाती है, क्योंकि ये सिलेबस ही अथाह सागर है। जब एक बार ये सिलेबस विधिवत तरीके से पूरा हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका आधार बन गया कि आप नेट, जीआरएफ, आपके स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर कुछ भी बन सकते हो। लेकिन एक बार ये आधार बन जाना चाहिए।
अब इधर आइए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारे इस काव्य हेतु के अंतर है, इसमें साहित्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय। अब संप्रदाय कौन से, जैसे कि हमने कहा रस संप्रदाय, ऐसे हमने कहा अलंकार संप्रदाय, ऐसे हमने कहा रीति संप्रदाय, ऐसे हमने कहा आपकी ध्वनि संप्रदाय, ऐसे हमने कहा औचित्य संप्रदाय। समझ रहे हैं, इस तरीके से हमारे संप्रदाय जो काव्य शास्त्र के हैं और उनके सिद्धांत और उनके आगे क्या है आपके रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय, ये लिखे उनके नाम से संप्रदाय बन जाते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय, ये ध्यान रखिए। हाँ, जैसे कि हम रस संप्रदाय की बात करेंगे तो हमारे कौन निकल के आएंगे, आचार्य भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय में आचार्य भाव में आपके रुद्रट दंडी ये आएंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन आएंगे। ध्वनि के आनंद वर्धन आएंगे। वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक आएंगे और आपके औचित्य समय संप्रदाय आपके आचार्य क्षेमंद आ जाएंगे। समझ रहे हैं, तो सबके अपने अपने। फिर आगे देखो रस की निष्पत्ति, ये देखो रस का यानी कि हमारे रस की निष्पत्ति से मतलब क्या है, हमारे भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। क्या सूत्र दिया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। इसमें विभाव की बात हो गई, अनुभाव की बात हो गई, आपके व्यभिचारी भावों की बात हो गई, लेकिन उसमें दो शब्द आए, एक तो संयोग और एक आया निष्पत्ति। उसमें निष्पत्ति का अर्थ क्या है और संयोग का अर्थ क्या है। यदि निष्पत्ति क्या है, संयोग क्या है, इनकी रस जब पैदा होता तो उनकी स्थिति क्या होती है। अब इसमें कौन है, वो स्थायी भाव है आपके, यानी कि विभाव आदि है। विभाव आदि और स्थायी भाव का क्या संबंध है, किस तरीके से है। जैसे कि उत्पत्ति का आपके उत्पाद्य और उत्पादक का भाव है, या फिर कह लीजिए आपके यानी कि अनुमाप्य और आपके यानी कि मिति वाला अनुमान वाला भाव है, या आपके ये समझ लीजिए भोज्य और भोजक वाला भाव है। कौन सा, ऐसे व्यंग्य और व्यंग्य, तो इनका भाव व्यंजक, इनका किसका भाव है। तो जो आपके भाव है ना वो रस निष्पत्ति में आएगा। साधारणीकरण, रस का साधारणीकरण अर्थात कवि जब पढ़ता है सहृदय पाठक, तो सहृदय पाठक के अंतर्गत उसकी क्या भूमिका रहा करती है। सहृदय जो पाठक है, पढ़ने वाला है काव्य को, उसकी क्या भूमिका रहती है, हमारे सामाजिक का क्या कार्य होता है, आपके श्रोता की क्या भूमिका है, पाठक की क्या है, अनुकर्ता की क्या भूमिका है, समझ रहे हैं। ऐसे आपके अनुकृति की क्या भूमिका है, ये सब कुछ साधारणीकरण में आ जाता है। और ये तो फिर काव्य शास्त्र वाली बात हो गई। शब्द शक्ति, आपकी अभिधा, आपके लक्षणा और उत्तमा और उनके भेद, काव्य गुण ये आप जानते ही हैं, काव्य दोष और प्लेटो का, हाँ आपके प्लेटो का काव्य सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, और ये अनुकरण सिद्धांत अरस्तु का, अरस्तु की त्रासदी विवेचन और अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत, और वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत, ये अपने सिलेबस में ध्यान रखिए। अब यहाँ से सीधा सा सवाल यही आ जाता कभी कभी तो कि बताओ त्रासदी विवेचन का सिद्धांत किसने दिया है, अनुकरण ने दिया है। मैं कह रहा था ना सिलेबस से सवाल आ जाते हैं कभी कभी। अब सवाल पूछ लिया, अरे बताओ कि विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपके अरस्तु ने दिया है। फिर आपके सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ निम्न में से अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया, तो अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी विवेचन का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ये तीनों दिए, चौथा गलत आ जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं। ऐसे देखिए फिर आपके कोलरिज की कल्पना और फैंटेंसी का आपके यानी कि सिद्धांत, और टीसी एलियट का निर्व्यक्तिता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा का सिद्धांत, आईए रिचर्ड्स इसके मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, आपके रूसी रूप, आपके रूसी आपके रूप काव्य की बात है, नई समीक्षा, मिथक, ये आपके फैंटेंसी है। क्या है, फैंटेंसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, इनका क्या प्रयोग अनुप्रयोग है। फिर आपकी आइए चौथी इकाई पर चलते हैं। अब चौथी इकाई के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, चौथी इकाई में हम पढ़ेंगे कि वर्तमान के अंतर्गत हमारी हिंदी साहित्य जगत की पृष्ठभूमि में हमारे इनका क्या महत्व है, हमारे साहित्य किन पर आधारित है, किन पर आधारित करके हमारा लिखा गया है। अब इनमें देखो कैसे, जैसे कि भारतीय आपके नवजागरण, आपकी भारतीय क्या है नवजागरण, पुनर्जागरण तो भारतेंदु युग, और नवजागरण चालू होगा आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी से। तो आपके स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, आप जानते हैं कि साहित्य के अंतर्गत साहित्य की चेतना में वह शक्ति अंतर्निहित होती है जो बड़ी बड़ी तोहफे, बम और तलवारें नहीं कर सकती, वह साहित्य करके दिखा देता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो जितनी लड़ाइयां होती है ना उसकी पृष्ठभूमि रचने वाला साहित्य ही होता है।
यदि आप खतरनाक वाली कविताएं सुनाते वीरस्य ओतप्रोत, तो सामने में तलवार लेकर चल पड़ेगा कि चलो कहाँ युद्ध लड़ना है। सही बात है या नहीं है? तो ये है साहित्य भाई। हाँ, तो ये आपकी खड़ी बोली का आंदोलन, जब से हमारी खड़ी बोली चालू हुई, खड़ी बोली का जो यानी कि उद्भव और विकास, उद्भव तो आपकी भारतेंदु युग से ही चालू हो गया। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो चालू हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? लेकिन मुख्य रूप से जो खड़ी बोली का आपके यानी कि विकास हुआ भारत आपके यानी कि द्विवेदी युग में हुआ, और खड़ी बोली का स्वर्णिम काल हो जाएगा आपके छायावाद युग है। विकास तो हुआ है आपके कहां पर, यानी कि जितना परिष्कृत आपकी जो खड़ी बोली हुई वह द्विवेदी युग में ही हुई है, और उसका स्वर्णिम काल कौन सा है? छायावाद है। तो अब तो खड़ी बोली ही चल रही है। हाँ, फिर हमारे हिंदी के अंतर हिंदी के उद्भव विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको पता है कि हमारे हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत आपकी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम आपके फोर्ट विलियम कॉलेज आपके 1800 ईस्वी के अंतर्गत आपके कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके अंतर्गत आपकी हिंदी विभाग बनाया गया था। हाँ, जिसमें आपने नाम सुने होंगे लल्लू लाल वगैरह, लल्लू लाल, सदल मिश्र, आपके लल्लू लाल, आपके सदल मिश्र, ये नाम आपने सुने होंगे। मुंशी सदासुख लाल हैं, और आपके इंशाअल्लाह खां, ये जो मुख्य हमारे आधार यानी कि हिंदी कहने के आधार करने वाले हैं, मुख्य आपके आधार स्रोत हैं, वो क्या है? आपके यहीं से चालू होते हैं। कहाँ से? आपकी यानी कि विलियम कॉलेज से। तो दो तो इसमें प्रोफेसर ही हो गए उनमें से, और दो आपके बाहर काम कर रहे थे। भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण की क्या भूमिका रही उसमें। तो ये साहित्य वाली बात होगी कुल मिलाकर के। इस बात को हम साहित्य के साथ में ही ले लेंगे, तो ये अलग से कुछ नहीं है, उन्हीं के साथ में आ जाएगा। हाँ, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और आपकी हिंदी साहित्य पर गांधीवाद का क्या प्रभाव है, अम्बेडकर दर्शन का क्या प्रभाव है, और लोहिया दर्शन आपका क्या प्रभाव है। फिर आपके मार्क्सवाद जो प्रगतिवाद था वही मार्क्सवाद है, उसका क्या प्रभाव है। फिर मनोविश्लेषणवाद, हाँ, फ्राइड, युंग, एडलर, इनका जो प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर पड़ा, जैसे कि इला चंद्र जोशी है, अज्ञेयी है, समझ रहे हैं, देवराज है, समझ रहे हैं, ऐसे आपके जैनेन्द्र कुमार है, इनको उनका साहित्य मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है। हाँ, इनका कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कवि साहित्य लिखा करता है तो कहीं न कहीं उसकी कोई दबी हुई इच्छा है, और इसके आधार पर उसको कहीं को उसको बोलने का मौका मिलता है, नहीं तो साहित्य में लिख देता है। ये देखो, अस्तित्ववाद की बात करेंगे, फिर हम उत्तर आधुनिकतावाद की बात करेंगे, अस्मिता मूलक आपके मूलक विमर्श होगा, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सब की चर्चा की जाएगी है। यानी कि कुल मिला करके अल्पसंख्यक के आधार पर साहित्य लिखा गया, आदिवासियों के लिए साहित्य लिखा गया, स्त्रियों के लिए जो साहित्य लिखा गया, दलितों के लिए जो साहित्य लिखा गया, इसमें सबका वर्णन आएगा। अब आइए ये पांचवा भाग, चौथा भाग आपका पूरा हुआ। तो चौथा भाग तो कुल मिलाकर के आपकी इकाई नंबर पूरा का पूरा आपकी इकाई नंबर तीसरी से संबंधित रहा। हाँ, यानी कि हम दूसरी इकाई से संबंधित रहा, कि दूसरी इकाई सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। तीसरी इकाई तो काव्य शास्त्र वाली हो गई थी। अब पांचवी इकाई की बात करते हैं, हिंदी कविता। अब हिंदी कविता की जो इकाई है, इसका पूरा पूरा संबंध, यानी कि इसमें जितने सवाल बनेंगे, मान के चलिए 10 सवाल बनेंगे, प्रत्येक इकाई में 10 सवाल बनने हैं। अब 10 सवाल में से 5 तो आएंगे साहित्य के, यानी कि इकाई नंबर 2 के आएंगे इसमें से, उनसे संबंधित करके, और 5 आएंगे इनमें अंदर से। ये समझ लो आप, आखिर रहेगा तो यही भाग, लेकिन संबंधित होकर वहां से दाएं बाएं आ जाएंगे। अब जैसे को पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा काव्य है। हाँ, आचार्य शुक्ल ने तो जाली ग्रंथ कहा उसको। अब पृथ्वीराज रासो है आपके, उसके कितने रूपांतरण आ गए, 4 तो बड़े बड़े रूपांतरण ही आ गए, समझ रहे। तो पृथ्वीराज रासो उसमें से एक आपके यानी कि भाग है जिसका नाम है रेवा तट, ये ध्यान रखिए। और ये जो रेवा तट है, ये जो आपका क्या है, रेवा तट है, इसमें से आपसे सवाल पूछे जाने। अब जरा देखिए, आपके रेवा तट, पहला सवाल तो एक रेवा तट किसमें है, पृथ्वीराज रासो में है। अब पृथ्वीराज रासो की रचना किसने लिखी है, चंद्र बरदाई ने लिखी है। आपके इसके यानी कि आपके मुख्य रूप से इसके यानी कि यूं कहेंगे तो पात्र कौन है, जैसे कि हम कहेंगे पृथ्वीराज है, पात्र आपके महिला पात्र की बात करेंगे तो संयोगिता है, समझ रहे हैं। नायक नायिका कौन है, तो वो तो सरल सरल से सवाल होंगे, सब साहित्य में पढ़ के आएंगे। तो यहां तो केवल किताब वाला भाग है, संबंध उसी से ही है, मतलब इन किताबों उसी भाग में से, आपके भाग नंबर 2 में से, इकाई नंबर 2 में से शेष जो आपकी महत्वपूर्ण बातें उनको यहां देखेंगे,
अब इधर देखो, अमीर खुसरो की आपकी पहेलियां मुकुरियां, हिंदी के यानी कि खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि हैं। हाँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, हिंदुस्तान के बारे में यदि कुछ भारतवर्ष के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तो वो कौन कहने वाले हैं? यही है। तो यही है। तो इनकी सब पहेलियां मुकरियां आपकी बहुत पूछी जाती है परीक्षा के अंतर्गत। ये है। और ये पंक्ति कितनी बार आई है? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, है। तो ये ऐसी पंक्तियां बहुत बार आती हैं इनकी। विद्यापति की पदावली, उसके संपादक कौन है? डॉक्टर नरेंद्र झा। उनकी बात करेंगे, ध्यान रखिए। नरेंद्र झा के द्वारा संपादित आपके विद्यापति की पदावली, पद संख्या 1 से 25, केवल 25 पद आपके सिलेबस में है। और कबीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित, बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित 160 से लेकर के 209 पद हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम कहेंगे तो आपके 49 पद सिलेबस में शामिल है। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित नागमती वियोग खंड है, ध्यान रखिए। नागमती का वियोग खंड उसमें से है, ध्यान रखिए। आपकी ऐसे पद आते हैं इनमें से, जैसे कि ओ मन जान कवित इसके ना, मुकुर होए जगत में है चीना, है। ऐसे पद आते हैं। अब ये जो पद आते हैं ना, ये पद किसका है, किसने कहा? तो ये जायसी का पद है। ऐसे सूरदास की बात करें, सूरदास बर्मर गीतसार शुक्ल जी द्वारा संपादित 21 से 70 पद है, ध्यान रखिए। तो 21 से 70 का मतलब है कि आपके सीधे सीधे कहें तो आपके 50 पद सिलेबस में। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, विशेष रूप से उत्तरकांड की बात करेंगे, पूरा का पूरा उत्तरकांड सिलेबस में। इधर देखिए बिहारी सतसई आपकी संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर वाला, यानी बिहारी रत्नाकर की बात करेंगे। इसमें 1 से 50 तक के पद आपके शामिल होंगे, 1 से 50 तक के। घनानंद कवित हैं, इसके संपादक विश्वनाथ मिश्र रहेंगे, पद संख्या 1 से 30 तक है। और मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी वाली, परशुराम चतुर्वेदी वाली नहीं, मीरा पदावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने भी किया है, लेकिन यहां पर हम विश्वनाथ त्रिपाठी वाले की बात करेंगे। इसके प्रारंभ के 20 पद हमारे सिलेबस में। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, ये आधुनिक युग की सूरदास है, आप जानते हैं। तो प्रिय प्रवास पूरा ही सिलेबस में। जो आपकी भरमर गीत साहस पढ़ते हो वही प्रिय प्रवास में समझ लो एक तरीके से। मैथिलीसन गुप्त आपकी भारत भारती 1912 में लिखी गई, और साकेत का नवम सर्ग बहुत बड़ा है, नवम सर्ग। हाँ, कम से कम 200 पद है इसके अंतर में, मान के चलिए। अब आपकी इतने में से आपके सिलेबस में मैथिलीसन गुप्त और प्रसाद जी का आंशु, और आपके कामायनी, और इसमें कामायनी में से 3 सर्ग हैं आपके, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, बाकी के नहीं है। आ गई बात समझ में? निराला की जोही की कली, ये वही है जिसको आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था, फिर 1916 में संपादित हुई। जागो फिर एक बार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो न नाम इस ठाव बंधु। ये सब हमारे सिलेबस में है। इनको पढ़ना पड़ेगा, अंदर जा जाकर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है। फिर आपके सुमितानंद पंत की परिवर्तन, और प्रथम क्या है? रश्मि, ये भी हमारे सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। और फिर हम देखिए महादेवी वर्मा की बीन भी मैं हूं, रागनी भी मैं हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये हमारे सिलेबस में। अब यहां से सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सीधे कैसे आते हैं? देखो मैं आपको बताऊं। पूछा जाता है कि बताओ प्रिय प्रवास रचना किसकी? हरिओत जी की। आगे बात समझ में? फिर पूछा जाएगा बताओ प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? अब ये तो याद करने पड़ेंगे, हैं। फिर आपसे पूछा जाए भारत भारती किसकी है? मैत्रेयन गुप्त की। साकेत किसकी है? मैत्रेयन गुप्त की। अब पूछा जाएगा भारत भारती का समय क्या है? 1912, याद रखना पड़ेगा भाई। इधर देखिए जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं। आंसू का समय क्या है? पूछ लिया, 1925। कामायनी का समय क्या है? 1935। आपके कामायनी के बारे में, कामायनी को जो पात्र हैं उनके क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका, कौन से पात्र को क्या है, जैसे उसमें बैल आता है वो धर्म का प्रतीक है, समझ रहे हैं। अब जैसे उसके अंतर्गत कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा आती है, ये श्रद्धा खुद ही आती है, तो सात्विक बुद्धि यानी कि हृदय का प्रतीक मान लीजिए एक तरीके से, है। तो ऐसे लज्जा, ये ईड़ा आती है तो ये सांसारिकता का प्रतीक करके आती है, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे सवाल पूछ रहे जाते हैं। फिर आपके निराला जोही की कली का संपादन कब हुआ? 1916 में हुआ। किसकी है? निराला की। जागो एक बार की कविता किसकी है? सरोज स्मृति किसकी है? ये देखो, संसार के सबसे बड़ा शोक गीत रचना कही गई है सरोज स्मृति,
ध्यान रखिए। राम की शक्ति पूजा कितनी बार आई है, राम की शक्ति पूजा का समय पूछ लिया जाता है, बताओ कब हुआ। ऐसे कितनी बार सवाल आते हैं, ये इतने छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। अंदर से सवाल तो आने की संभावना बनती है, लेकिन ऊपर ऊपर तौर पर, क्योंकि बनाने वाला भी अंदर से कितना पढ़ेगा, सिलेबस अथाह सागर है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर एक फिल्म तैयार कर लेते हैं तो सब पास हो जाएंगे। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये भी हमारे पूछ लिया किसकी है, तो बताओ इनकी है। ये देखो परिवर्तन कविता किसकी है, पंत की है। प्रथम रश्मि किसकी है, पंत की है। महादेवी वर्मा खूब है। बीन भी मैं हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये किसकी है। मैं नीर भरी दुख की बदली, अब स्वयं को अपने आप को नीर भरी दुख की बदली किसने कहा है, कविता के नाम से पूछ लिए जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाई। इधर देखिए दूर्त झरो जगत की जीर्ण पत्र, ये कितनी बार है। ये मंदिर का दीप ईसन नीरव जल, किसकी कविता है साहब, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो जो हमारे सिलेबस में मोटे मोटे तौर पर है ना, इनमें 4-5 सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये नाम ही पूछ लिए जाते हैं किसकी है। मैं सिलेबस याद है ना, तो आपके 3-4 सवाल तो पक्के हो गए सही है। जामधारी सिंह के उर्वशी तृतीय अंक, रश्मिरथी, रश्मिरथी भी बहुत बड़ा है, और आपकी उर्वशी का तृतीय अंक, ये भी हमारे सिलेबस में। ये देखो नागार्जुन की कालिदास कविता, और बादल को गिरते देखा है, ज्यादा बड़ी बड़ी कविताएं नहीं है, बादल गिरते देखा 2-3-4 पन्नों की होगी बस। और अकाल, और उसके बाद ये खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, ये सब नागार्जुन की है, कि नागार्जुन प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। सचिदानंद हीराचंद वात्स्य नगे कलगी, आप कलंगी बाजरे की, कलंगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पर क्षणभर असाध्य वीणा। हाँ, आपके कितनी नावों में कितनी बार हैं, ये सब आपसे खूब पूछे गए हैं सिलेबस में। इधर देखो भवानी प्रसाद मिश्र की गीत प्रवोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की भूल गलती, भ्रम राक्षस अंधेरे में, और धूमिल के नक्सलवादी, हाँ नक्सलवादी, और फिर आपके मोचीराम है अकाल दर्शन, रोटी और संसद, रोटी और संसद। ये कितनी बार सिलेबस में ये नाम ही आ जाते हैं, अंदर से तो पढ़ने की जरूरत ही तब है। मोटे मोटे तौर पर आपकी यही सवाल आ जाते हैं कि बताओ मोचीराम कविता किसकी है, धूमिल की है। अकाल दर्शन किसने लिखा, धूमिल ने लिखा। रोटी और संसद किसने लिखी, तो ये देखो धूमिल ने लिखी। नक्सलवादी किसने लिखा, धूमिल ने लिखा। अंधेरे में कविता किसकी है, मुक्तिबोध। समय क्या है, ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। इधर देखिए ब्रह्म राक्षस, भूल गलती किसकी, सतपुड़ा के जंगल किसके, गीत फरोश किसके, कितनी बार पूछे गए, कितनी बार पूछे गए। अब जो 6वीं इकाई है हमारी, इसमें गद्य भाग आ गया है, और गद्य भाग को आप जब बांटने लगोगे ना, तो आप इसको ऐसे समझो जैसे कि हमारा आधुनिक काल है, हाँ, और आधुनिक काल के अंतर्गत हमारी 2 धाराएं चालू हो गई। कितनी धाराएं, हमारी 2 धाराएं चालू हो गई आधुनिक काल के अंतर्गत। अब आधुनिक काल में 2 धाराएं चालू हो गई, वो कौन कौन सी, एक तो हो गई आपके विशेष रूप से काव्य खंड वाली धारा, और एक हो गई आपके गद्य खंड वाली धारा। गद्य खंड के अंतर्गत आपके उपन्यास, ये कहानी, निबंध, समझ रहे हैं, जो हम कल चर्चा कर भी रहे थे, हैं आपके कहानी, निबंध, और फिर आपके विशेष रूप से कहें तो आलोचना है, ये देखिए आलोचना है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, एकांकी है, नाटक है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हमारे इधर हो गए। यात्रा वृत्तांत है। और काव्य खंड में आपने पढ़ा, आपको पता है क्या क्या, जैसे कि भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ऐसे सारे युग काव्य खंड में आ गए। तो अब इनमें से हमारे पाठ्यक्रम में जो उपन्यास सिलेबस में है, जिनको आपको पढ़ाई करनी है, जिनको आपको अंदर से पढ़ना है, हाँ, अब वो कौन कौन से हैं वो देखिए। पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, ध्यान रखिए। वैसे नाम से तो एक कहानी है, लेकिन कहानी नहीं उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा में बहुत बार सवाल आ जाता है कि बताइए देवरानी जेठानी की कहानी जो है, इसके आपके लेखक कौन है, तो हमारे यानी कि पंडित गौरी दत्त है। लाला श्री निवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है ये, आपके परीक्षा गुरु आचार्य शुक्ल ने इसी को माना है। प्रेमचंद का गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है आपके। अज्ञेय की शेखर एक जीवनी, 2 खंड है इसके। शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी ने आपका यानी कि उपन्यास है ये, इसमें आपकी यानी कि 2 खंड हैं, 2 में से एक ही खंड हमारे सिलेबस में रखा गया है।
हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हमारे सिलेबस में है। फणेश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, यशपाल का झूठा सच, भारत पाकिस्तान की त्रासदी पर रचा हुआ निबंध है, आपके उपन्यास है ये, कौन सा, झूठा सच। और फणेश्वर नाथ आपके आंचलिक प्रकृति का उपन्यास है, ध्यान रखिए, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा हुआ है ये मेला आंचल। इससे पहले देहाती दुनिया भी आ चुका है शिव पूजन साई का। अमृतलाल नागर का आपके है मानस का हंस, अमृतलाल नागर का है आपके मानस का हंस, और मानस का हंस लिखा है बिल्कुल तुलसीदास जी पर आधारित लिखा हुआ आपका ये उपन्यास है। और भीष्म सायनी का तमस बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। राग दरबारी ये आपकी श्री लाल शुक्ल का है, किनका है, आपके श्री लाल शुक्ल का है। और कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा। ये देखिए, तो इन उपन्यासों में से पहले तो इनके खुद के ही सवाल आ जाते हैं कि बताओ आपके मानस का हंस किसका है, तमस किसका है, राग दरबारी किनका है, पहला सवाल तो यही बन जाता है। हाँ, दूसरे नंबर पर इनका समय याद रखिए, तीसरे नंबर पर इनकी आपके पात्र कौन कौन से यह याद रखिए, और चौथे नंबर पर याद रखिए इसकी कथा वस्तु क्या है, और 5 नंबर पर याद रखिए कि इस कथा की प्रकृति क्या है, क्या ऐतिहासिक है, क्या मनोविश्लेषणवादी है, क्या आंचलिक है, कौन सी प्रकृति का उपन्यास है, क्या दलित आपके यानी कि दलित प्रकृति का चित्रण है, क्या महिलाओं के लिए लिखा गया उपन्यास है, कौन सी प्रकृति का उपन्यास है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है यहां से। तो आपको ये तैयार होना है। आइए इसी में आगे चलते हैं। फिर आपके मनु भंडारी में आपका बंटी, तो आपके पति पत्नी के विवाद के फलस्वरूप एक बच्चे की क्या हालत हो जाती है, तलाक वाली स्थिति बन जाती है, तो वो देखिए इसी में। और धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का है, जगदीश चंद्र के उपन्यास बहुत मशहूर हुए हैं, उनमें से एक आपका ये धरती धन्य अपना। तो ये सीधे से सवाल आ जाते हैं उपन्यासों में से। आइए हम इकाई नंबर 7 की यहाँ पर फिलहाल बात करने वाले हैं। तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आप सब जानते हैं भारतेंदु युग से ही माना जाता है। हाँ, जब हम पढ़ रहे थे आपकी यानी कि लिखा भी था हमने थोड़े समय पहले उपन्यास के तौर पर। हाँ, उपन्यास के तौर पर जैसे हमने ये लिखा था, ये देखिए ये देवरानी जेठानी की कहानी, तो इसको कुछ विद्वान कहानी भी मानते हैं कि सब नाम कहानी है तो कहानी है, ध्यान रखिए, ऐसा भी मान लेते हैं। और कुछ विद्वान आपके जैसे कि आपके बात करेंगे तो हिंदी की पहली कहानी के तौर पर यदि हम देखते हैं तो आपके बहुत सारे नाम लेकर के आते हैं, जैसे कि आपके यानी कि बंग महिला की ढुलाई वाली कह लीजिए, समझ रहे हैं, ऐसे ही आपकी इंदुमती कह लीजिए, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे आपके यानी कि कहानियां लेकर के आते हैं जो आपकी हिंदी की पहली कहानी के तौर पर मानी जाती है। लेकिन भिन्न भिन्न मत है, जब कहानी पढ़ेंगे तब उनको भी देखेंगे, कठिन तो कुछ है नहीं। तो ये देखिए बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें ढुलाई वाली, इसको हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं कुछ विद्वान, ध्यान रखिए। हाँ, और ये एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की, इसको भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं कुछ विद्वान। सुभद्रा कुमारी की चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह है दुनिया का अनमोल रतन, और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेर की उसने कहा था। फ्लैशबैक मेथड, पूर्व दीप्ति शैली पर लिखित हिंदी की कहानी है ये, उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध हुई है, 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बहुत बार परीक्षा में आई है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, और जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य, फणिसा रेणु का है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीनों ही आपकी यानी कि दोनों की दोनों कहानियां बहुत है। पहले तो यही आ जाएगा कि ये किसकी है, दूसरी नंबर पर यह आ जाएगा इनके पात्रों के नाम कौन कौन से, जैसे कि आपके इनमें से कई तो आप रोजाना ही पढ़े हुए हो, जैसे कि मैं इनमें से कहूं तो आपने उसने कहा था तो आपने 11वीं में पढ़ लिया होगा। हाँ, और तो आपके यानी कि आपको पढ़ने के लिए नहीं मिली होगी, लेकिन उसने कहा था ये तो पढ़ लिया आपने, मुझे जहां तक विश्वास है। तो ये कहानी में से आपके सवाल है। और आगे देखिए कहानियों में आगे की गैगरीन, हाँ आगे की अगली कहानी कौन सी है, गैगरीन ही रोज है। तो आगे शेखर जोशी की है कोशी का घटवार, जो कोशी नदी आती है उसकी आपके यानी कि आपदा विपदा संबंधित क्या क्या चर्चाएं हुआ करती है वो सब इसमें आती है। हाँ, भीष्म सायनी का है अमृतसर आ गया है, और चीफ की दावत बहुत बार पूछी गई है, यही पूछ लिया जाता है कि चीफ की दावत कहानी किसकी है। हाँ, मैं कह रहा हूं ना सिलेबस से 5 सवाल बन जाते हैं आपके, ज्यादा तो क्या पढ़ाऊं आपको, ज्यादा क्या कहूं आपको बताइए। हाँ, इधर देखिए कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया, ये सिक्का बदल गया है, ये क्या है आपका सिक्का बदल गया, ये कहानी है इनकी। और हरिशंकर परसाई है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, बहुत बार आया है परीक्षा के अंतर्गत, ये
इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये आपकी हरिशंकर परसाई है, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक कहानी टाइप की है। ज्ञान रंजन का है पिता, नए कहानीकारों में आ गए। कमलेश्वर का है आपके राजा निर्बंसिया, बहुत बार पूछा गया है। और निर्मल वर्मा का है परिंदे। हाँ, ये तो कई बार पहले सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी थी, राजस्थान आरपीएससी के अंतर्गत बहुत बार पूछा जाता है। नई शैली की कवि आपकी कहानी थोड़ी सी पढ़ने में अटपटी सी लगती है, लेकिन फिर भी देखो सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसी के आगे आइए, हमारे हिंदी नाटकों की बात करते हैं। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप ये देखो कि ये जो लेखक राइटर है ना, इनको आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जब गद्य इतिहास पढ़ोगे तो इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ लोगे, ध्यान रखिए, बहुत कुछ पढ़ लोगे। इसी के आगे की हम बात करते हैं। अब देखो, ये जो आ गए नाटक, नाटकों के अंतर्गत नाटकों की प्रक्रिया संस्कृत साहित्य में तो आदिकाल से चली आ रही है। हाँ, यानी कि काफी प्रारंभ से चली आ रही है, लेकिन हम हिंदी के अंतर्गत बात करते हैं तो भारतेंदु युग से ही नाटक प्रक्रिया चालू हुआ करती है। तो भारतेंदु का नाटक है अंधेरी नगरी, इसमें बार बार पंक्ति आती है, जब बोलते हो अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसी की है वो। हाँ, आपके यानी कि दो आपके गुरु और गुरु के दो चेले होते हैं, गोवर्धन दास वगैरह, तो उनकी कहानी है। तो याद रखना पात्र कौन से हैं, आपके अंधेर नगरी का समय क्या है, किसका नाटक है, मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक है, आपके सवाल आ जाते। इधर देखिए भारत दुर्दशा, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है इनका, प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवा स्वामिनी, तीनों के तीनों ही नाटक थोड़े से बड़े भी हैं लेकिन पूछे हर बार जाते हैं। हाँ, आपके पूछे कई बार गए हैं, जैसे कि इनमें से कोई सा भी सवाल आ जाए, पूछ लिया कि ध्रुव स्वामिनी का समय क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा 1933, चंद्रगुप्त का समय क्या है तो 1931 याद रखना पड़ेगा। पहला आपका नाटक कौन सा है तो आपके सज्जन है, फिर आपके कल्याणी प्रणय है, फिर आपके क्या है करुणालय है, फिर आपके प्रायश्चित है, फिर क्या है राज्यश्री है, फिर क्या है आपके विशाख है, समझ रहे, फिर क्या है एक घूंट है, फिर क्या है जन्मेजय का नाग यज्ञ है। ऐसे करके आपके इनके नाटक है प्रसाद जी के। धर्मवीर भारती का क्या है अंधा युग, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार आया, समय पूछ लेगा, समय क्या है बताइए, इसके अंदर कथा वस्तु कौन सी पर आपके प्रकृति की है। लक्ष्मीनारायण लाल आपके सिंदूर की होली, कई बार पूछा हुआ परीक्षा में। मोहन राकेश का है आधे अधूरे, ये कई बार आया, अभी फर्स्ट ग्रेड यानी कोई लेक्चर के सिलेबस में भी था। आषाढ़ का एक दिन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। हबीब तनवीर का आगरा बाजा, सर्वेश्वर सक्सेना का बकरी, ये कई बार आया परीक्षा। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अस का अंजो दीदी और मनु भंडारी महाभोज। ये अंजो दीदी को याद करके ऐसे लगता है जैसे कृष्णा सोबती का हो, लेकिन कृष्णा सोबती का नहीं है, ये ऐसा उपेंद्र अस का है। हाँ, और मनु भंडारी क्या है महाभोज। तो देखो आपकी उधर कहानियों में मनु भंडारी की आपका बंटी आ गई, समझ रहे हैं, और यहाँ पर क्या है आपके ऊपर यानी कि नाटकों के अंदर महाभोज आ गया। अब समझने की बात है कि पहले तो इनके जो कौन कौन से रचनाकार है यही सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी रचना किसकी, बकरी किसके, सर्वेश्वर दयाल, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, अंजो दीदी, उपेंद्रनाथ, महाभोज, मनु भंडारी, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, आधे अधूरे, मोहन राकेश, सिंदूर की होली, लक्ष्मीनारायण लाल, अंधा युग, धर्मवीर भारती, चंद्रगुप्त प्रसाद जी, स्कंदगुप्त प्रसाद जी, ध्रुवसामिनी प्रसाद जी, भारत दुर्दशा भारतेंदु और अंधेर नगरी भी भारतेंदु। तो आपके नाटकों में, और नाटकों के अंतर्गत इससे आगे की बात मैं देखूं तो ये सभी इनके बारे में आप साहित्य में भी पढ़ चुके होंगे। हाँ, इनके बारे में आप साहित्य में पढ़ चुके होंगे, ध्यान रखिएगा, साहित्य में भी इसमें सवाल आते हैं, क्योंकि ये साहित्य आधे सवाल यदि इसमें से आपके 5 सवाल बनेंगे ना, 10 सवाल बनेंगे, तो मान के चलिए 5 सवाल तो साहित्य के आएंगे, जो आपके रचना का समय पूछ लेगा, रचना आपके कवि के जन्म तिथि वगैरह संबंध पूछ लेगा, आपके मिलान करना हो जाएगा, इनका सबके क्रम निश्चित कर देगा, कैसे सवाल आ सकता है। आइए आगे की ओर चलते हैं। अगला है आपकी 9वीं इकाई हिंदी निबंध। मैं आपसे बता रहा प्रत्येक इकाई में से लगभग आपके 10 सवाल निश्चित हैं, यानी कि प्रत्येक सवाल 10 अंक का है, यानी कि प्रत्येक सवाल 2 अंक का है, और कुल हमारे अंक कितने हैं आपके, यानी कि 20 हिस्से में आएंगे। अब जरा देखिए निबंधों में बात करें तो निबंधों की प्रक्रिया हमारे भारतेंदु युग से ही प्रारंभ होती है। तो भारतेंदु युग में इनमें भारतेंदु का निबंध है कौन सा, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यही सवाल पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो ये भी आपके पूछा हुआ किसका निबंध। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। इधर देखिए प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के, इनका निबंध है शिव मूर्ति, और ये देखो बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभु के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, ये बालकृष्ण भट्ट, ये क्या है शिव शंभु के चिट्ठे,
और यह आपके रामचंद्र शुक्ल का आपके क्या है, कविता क्या है, ये देखिए। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट आपके शिव शंभू के चिट्ठे, नहीं नहीं ये गलत हो गया, यहां पर बालकृष्ण भट्ट नहीं है ये, यहां पर आपका मैं काट के सही कर देता हूं, यहां पर ये जो है बाल मुकुंद गुप्त है, यहां पर क्या आएगा, ये बाल मुकुंद गुप्त, ये शिव शंभू के चिट्ठे। और फिर आपके रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ऐसे अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का है आपके उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेक राय का है उठ जाग मुसाफिर जाग। और फिर है नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। ये निबंधों में से, ये निबंधों के सवाल कौन कौन से बनते, यही कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, विवेक राय का उठ जाग मुसाफिर, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, विद्यानिवास मिश्र, ये मिश्र है ध्यान रखना ना, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविता क्या है शुक्ल जी का शिव कविता क्या है चिंतामणि के भाग प्रथम में संग्रहित है, 17 निबंधों में से एक निबंध है आपका। शिव शंभू के चिट्ठे, ये शिव शंभू वही है आपके यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जो आपके 1865 में हरियाणा में पैदा हुए थे और आचार्य आपके यानी छद्म नाम से आपके अनिश्चितता शब्द को लेकर के बड़ा विवाद पैदा किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी से, वही है ये। आइए आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी की है ठकुरी बाबा और तुलसीराम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरवंश राय बच्चन का क्या भूलू क्या याद करूं, हाँ आत्मकथा इनकी है, और रमणिका गुप्ता की आप हुदरी, ये देखिए। तो ये आप हुदरी जीवनी परक आपकी इनकी आत्मकथा है, खुद की यानी कि आत्मकथा है, खुद ने लिखी है। हाँ बड़ी खतरनाक टाइप की, थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आपको ठीक लगेगी आखिर। हाँ और क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर एक कहानी अभी, मनु भंडारी, प्रेमचंद घर में शिवरानी, मुर्दहिया, तुलसीराम, ठकुरी बाबा, महादेवी और माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये ध्यान रखिए। तो ये में से सवाल तो पहले यही आ जाता है कि बताओ ये किनके निबंध है, ईश्वरी कीर्तन आप किसकी आत्मकथा है, किसकी जीवनी है, समझ रहे, ये सवाल यही आ जाता है। और ये आप हुदरी का कई बार आया, ये भी आए, सारे हुए, सारे आते हैं, सारे ये कई बार आया, माटी की मूर्ति किनकी, ये रचनाओं का मिलान करो ऐसे आ जाते हैं, अंदर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। आइए आगे की ओर चलते हैं। हाँ फिर आपके हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, ये तो आपने कक्षा शायद मेरे ख्याल से 8-9 में थे तभी खूब पढ़ लिया था इसको, ध्यान रखिए। और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत मोटी किताब है, इतनी मोटी है कम से कम, ये पढ़ना तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें तो राम भरोसे आपको रहना पड़ेगा। और मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृतायन का मेरी तिब्बत यात्रा, ये भी बहुत मोटा है, इतना मोटा आपके यानी कि निबंध है आपका, आत्मकथा टाइप का, आत्मकथा है वैसे, यात्रा वृत्तांत सॉरी। हाँ और ये देखिए अज्ञेय, अरे यायावर रहेगा याद, ये देख लीजिए, ये भी वैसा ही है, ये यात्रा वृत्तांत है। तो कुल मिलाकर के ये यात्रा वृत्तांत है। इन पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि रचना किसकी, ये आपके यानी कृति को लिखाकार आपके यानी लेखक कौन है, यही सवाल आ जाते हैं सीधे सीधे से। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपके सवालों की श्रृंखला के अंतर्गत आपकी 10 इकाइयां पूरी हो गई और इन 10 इकाइयों के अंतर्गत प्रत्येक इकाई से 10 सवाल बनेंगे और प्रत्येक सवाल के 2 अंक हैं। कुल मिला करके आपके 10 इकाइयों के 100 आपके अंक यानी कि सवाल हो गए, प्रत्येक सवाल 2 अंक का, 200 अंक का आपका ये सिलेबस है। मैं आपको अभी भी गारंटी से कहता हूं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए आप। हाँ बहुत कठिन कुछ नहीं है, एक प्लान यदि आप पढ़ेंगे, रणनीति से यदि आप पढ़ेंगे तो आपके नेट जेआरएफ पहली परीक्षा में पास हो जाएगी, और नहीं है प्लान तो नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिए। क्योंकि सिलेबस तो अथाह सागर है ये, इस अथाह सागर सिलेबस में से आपको मोती चुन करके आने आए, यानी कुछ सवाल ऐसे होने चाहिए हमारे लगभग जो इनमें कभी कोई सवाल आ जाए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हमारी नेट जेआरएफ की परीक्षा पास होती है। और नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करने का पहला चरण चालू होता है उसका पाठ्यक्रम याद हो जाना,
और आपका पाठ्यक्रम आपको याद हो जाना चाहिए। जब पाठ्यक्रम आपको याद हो जाएगा तो इसके पश्चात आपका यानी कि समझ लीजिए जीआरएफ हो ही जाना है। और एक प्लान से आप पढ़ेंगे, इधर आपके 70-75 सवाल सही हो जाते हैं, 75 सवाल सही हो जाए मान के चलिए, उधर आपके 30-35 सवाल हो जाए तो आपको जीआरएफ से को रोक नहीं सकता। वे समझ लीजिए कि भारतवर्ष में हो सकता है टॉप 10 के आसपास ही आ जाए। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, एक प्लान से जब हम पढ़ेंगे, हमारी रणनीति जब आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर बढ़ेगी, और इसी के साथ के अंतर्गत आपकी यानी सिलेबस पाठ्यक्रम जैसे जैसे पूरा होगा, मैं जहां जहां आपसे टिक लगवाऊं वहां आप मेरे साथ पढ़ते जाना, वो सवाल बनता ही बनता है, अधिकतर सवाल वही से बनेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब कक्षा को विराम देने का समय आ गया है। अब मिलेंगे अपने पाठ्यक्रम के साथ में। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं, और लग जाओ और हमको प्राप्त करके रहना है। जीआरएफ हमारा नेट नहीं, जीआरएफ हमारा उद्देश्य है, और साथ में कॉलेज लेक्चर बनना हमारा सपना है। धन्यवाद।